नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो हाल ही में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एवं पटवारी परीक्षा में जो फर्जीवाड़े की बात सामने आने के बाद और छात्रों के विरोध के बाद मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो परिणामों को रोक लगा करके और जांच के आदेश देने के बाद में अब क्या आगे की स्थितियां हो सकती हैं, किन किन बातों की संभावनाएं हो सकती हैं अब, तो उस बारे में भी इसमें वीडियो में चर्चा होगी। और साथ ही अभ्यर्थियों में जो एक तरीके से दो समूह बन गए हैं, चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों के बीच में, तो क्या चयनित अभ्यर्थी करें और अचयनित अभ्यर्थी क्या करें, तो उस बारे में भी कुछ चर्चा हम करेंगे। तो आइए चर्चा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो रिज़ल्ट पे रोक लगी है उसका मतलब क्या निकाला जा सकता है। तो पहले तो कारणों के बारे में जान लें हम कि कारण ऐसे क्यों बने कि रिज़ल्ट पे रोक लगानी पड़ी सरकार को, या सरकार इस कदम को उठाने के लिए मजबूर हुई। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो 13 जुलाई है, 13 जुलाई को आपका पूरे प्रदेश के हर एक ज़िले में यानी पूरे 52 ज़िलों में ज्ञापन हुए। ज्ञापन में इस पूरे जो अभियान में सभी छात्रों को, आपके शिक्षकों का और नेयू जो नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन नाम का एक जो संगठन है, जिसने पहले भी कई तरीके के प्रदर्शन एवं विरोध प्रदर्शन सरकारों के सामने कर रखे हैं। तो उदाहरण के लिए जो 2022 में उन्होंने भर्ती सत्याग्रह किया था, और जो 2020 में कृषि विस्तार अधिकारी के री एग्ज़ाम के लिए भी उन्होंने जो चीज़ें की थी, तो ये एक संगठन काफ़ी रिलेवेंट संगठन है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो इन दोनों का ही साथ छात्रों को मिलता है, अच्छा खासा संख्या बल हो जाता है, जिसकी वजह से एक दबाव सरकार के ऊपर बिल्ड होता है। और ये भी एक कारण रहा कि सरकार को तुरंत कार्रवाई के लिए एक तरीके से ये जो रिज़ल्ट पे जो रोक लगाने का जो एक्शन लेना पड़ा। और साथ ही में अगर हम देखें तो अभी मध्य प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव भी हैं, तो चुनाव के कारण विपक्ष एवं मीडिया के द्वारा भी सरकार पर दबाव बना है ना। तो इस वजह से भी जो चीज़ें हुई, तो इस प्रकरण में सरकार को एक्शन लेना पड़ा। लेकिन ये तो सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें आप सभी को पता ही होंगी, या नहीं पता थी तो अब पता हो गई। लेकिन एक और भी इसके पीछे एक तर्क है। ये जो फर्जीवाड़ा या जो भी आप इसको बोलें, घोटाला, स्कैम है ना, या गड़बड़ी, गलती जो भी थी, ये एक तरीके से एक मिस्टेक थी सरकार की, या सरकार की तरफ से, या सरकार के द्वारा, सरकार के करीबियों के द्वारा, या जो भी था, या व्यापम के द्वारा। तो ये एक ऐसी मिस्टेक थी दैट कांट बी हिडन। तो इसके पीछे जो इसको अगर मैं समझाऊं आपको, तो वो ये है कि अतीत में हमने देखा है कि कई बार कई ज्वलंत एवं कई सेंसिटिव मुद्दों पे आंदोलन हुए और विरोध हुआ उसका। लेकिन अगर सरकार की बात करें या एजेंसीज़ की बात करें, और वो गलत भी थी उस जगह पे, लेकिन वो उन्होंने तुरंत कार्रवाई नहीं की, या फिर उन्होंने कार्रवाई को काफ़ी समय के बाद शुरू किया। तो क्योंकि क्योंकि क्यों हुआ ऐसा, और ऐसा इसलिए हुआ कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी उस मिस्टेक को, उस गलती को डिफेंड कर पा रही थी, मैनेज कर पा रही थी। तो मेरे मेरे ओपिनियन के हिसाब से मेरा मानना ये है कि अगर कहीं पर भी कोई एक्शन लिया है, ख़ास तौर पे अगर मैं इसी पूरे प्रकरण की बात करूं, तो सरकार के द्वारा रिज़ल्ट को रोक देने के बाद जांच करने के आदेश देना अपने आप में इस बात की पुष्टि है कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई हैं। वरना अगर ये कोई ऐसी गलती होती जिसको सरकार या व्यापम के द्वारा छुपा छुपा लिया जा सकता, तो मेरा मानना नहीं है कि इसमें कोई भी स्टेप उठाया जाता। छात्र मांगते रहते और कई दिनों तक रहते, उसके बाद में वो एक और नोटिफिकेशन दे देते, और फिर छात्र अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाते और सारी चीज़ें सही हो जाती। बट यहाँ पे कोई ऐसी गलती है जिसकी वजह से सरकार को कहीं ना कहीं ये दिखाना पड़ा कि वी आर डूइंग समथिंग अबाउट इट। सो अब मैं बताता हूँ आपको, या मेरे मत से या मेरे ओपिनियन से आगे क्या क्या चीज़ें होने की संभावनाएं हैं। तो अब आगे तो दो ही स्थितियां बन सकती हैं। एक तो आपका रिवाइज्ड रिज़ल्ट हो सकता है ना, और या फिर आपका री एग्ज़ाम हो सकता है।
तो अगर रिवाइज़ रिज़ल्ट हो सकता है तो वो कैसे होगा, और री एग्ज़ाम हो सकता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होने की संभावनाएं दिखती हैं। तो सबसे पहले रिवाइज़ रिज़ल्ट वाले विकल्प की बात करता हूँ मैं। तो रिवाइज़ रिज़ल्ट की जो कहानी है वो ये है कि रिवाइज़ रिज़ल्ट कैसे होगा या किस तरीके से होना चाहिए, जो डिमांड ज़्यादा उचित भी लगती है। तो इसमें जो रिवाइज़ रिज़ल्ट है उसका जो आधार होगा वो होगा निष्पक्ष जांच, है ना। तो निष्पक्ष जांच आप करें, मतलब सरकार से यही उम्मीद की जाएगी कि वो निष्पक्ष जांच करके दोषियों पर कार्रवाई करें। गलत तरीके से जो सिलेक्शन ले चुके हैं उन कैंडिडेट्स को हटाकर वेटिंग कैंडिडेट्स की वेटिंग क्लियर करें। और इससे मेरे मानने से इस पूरी प्रोसेस में सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड दोनों ही कैंडिडेट्स को इसमें फ़ायदा होगा, है ना। लेकिन अगर मैं सरकार की बात करूं तो सरकार के लिए ये जो ऑप्शन है, ये जो विकल्प है, ये चैलेंजिंग है, ये रिस्की, ये चुनौती भरा है। ये क्यों है इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस ऑप्शन से सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड दोनों अभ्यर्थियों को फ़ायदा कैसे है। तो अगर मैं बात करूँ नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की, तो वो सभी कैंडिडेट्स जो एक एक नंबर, डेढ़ नंबर या इससे कम नंबरों से रह गए, तो जब गलत सिलेक्शन, जब निष्पक्ष जांच होगी और इसमें हो सकता है कि कुछ एक अच्छी संख्या में जो गलत तरीके से, जिस तरीके से अभी तक चीज़ें दिख रही हैं, और जांच होने के बाद ऐसा हो सकता है कि कुछ अच्छी संख्या में गलत तरीके से सिलेक्शन लेने वालों को बाहर किया जाए, तो जो जगह बनेगी उसकी वजह से वेटिंग कैंडिडेट्स की वेटिंग क्लियर होगी। ये चीज़ तो सबको पता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इसमें कैसे फ़ायदा है? सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो जेन्युइन सिलेक्टेड हैं, जिन्होंने मेहनत करके सिलेक्शन लिया है, अगर ऐसा हुआ होगा कई कैंडिडेट्स के साथ कि उनको अपना टॉप प्रेफरेंस पोस्ट नहीं मिला होगा। सपोज़ किसी ने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में पटवारी की पोस्ट टॉप प्रेफरेंस में भरी होगी, या फिर किसी ने अच्छी पोस्टें जैसे आपकी सहायक संपरीक्षक है, असिस्टेंट मैनेजर है, एडीईओ है, या समग्र समग्र सुरक्षा अधिकारी, इस तरीके की पोस्टें अपनी टॉप प्रेफरेंस में भरी होंगी। तो जब ये फर्जी कैंडिडेट्स अलग होंगे, जिन लोगों ने इन पोस्टों को अभी एक्वायर करके रखा हुआ है, जिनको अभी ये पोस्टें मिली हुई हैं, तो वो पोस्टें खाली होंगी। तो अगर आपका कोई ऐसी किसी बड़ी पोस्ट के लिए या आपकी टॉप प्रेफरेंस के लिए अगर वेटिंग आई है, तो जो सिलेक्टेड एंड स्टूडेंट्स हैं उनकी भी वेटिंग क्लियर हो करके उनका जो रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव होगा। तो इस तरीके से सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा इस पूरे ऑप्शन में होगा। लेकिन अब मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे ये भी बताई कि ये जो स्टेप है ये गवर्नमेंट के लिए चैलेंजिंग और रिस्की भी है। अब ये कठिन काम इसलिए है सरकार के लिए कि अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो जाएगी तो ये स्वाभाविक सी बात है, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि काफ़ी सारे लोग सरकार एवं सरकार के लोगों के करीबी लोग भी इसमें सामने आएंगे। इन लोगों का सामने आना सरकार के लिए एक दिक्कत का कारण बन सकता है। तो और अभी क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, इसलिए सरकार के लिए ये जो स्टेप है, ये स्टेप एक तरीके से चैलेंजिंग है, रिस्की है। हालांकि जो निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं लगातार लोग, तो ये सबको पता है कि निष्पक्ष जांच इसकी होने की बहुत कम उम्मीदें हैं। जो होना है वो उसका नाम है लीपापोती होगी, क्योंकि भैया चुनाव का समय है। तो जल्दी से जल्दी 2-4-5 दिनों में, हफ्ते भर में ये चीज़ों को निपटा करके अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाने वाले हैं। आगे जो अगला ऑप्शन है हमारा, वो अगला ऑप्शन है री एग्ज़ाम। तो दो स्थितियां हमने बताई थी, एक था रिवाइज्ड रिज़ल्ट, दूसरा है री एग्ज़ाम। तो जो री एग्ज़ाम है, इट इज़ कंपैरेटिवली एन ईज़ी स्टेप फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला काम तो ये है कि दोषियों को पकड़ना नहीं पड़ेगा। जो लोग दोषी हैं और ख़ास तौर पे जो लोग करीबी हैं उनको बचाया जा सकता है इस चीज़ में, और इस तरीके से ये बहुत ईज़ी स्टेप है ना। और इसमें गवर्नमेंट करने को यही कर सकती है कि अ, मतलब ये प्रोसेस जो होगी नॉर्मली, पहले भी जो कई जगह हमने देखा है, कई अदर स्टेट्स में भी देखा है कि वो बोलने को ये बोल सकते हैं कि इसमें किसी बाहरी गिरोह का हाथ है और उन्होंने पूरा ये नकल माफिया और इस तरीके की बातें करके और एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो आपके दोषी हैं वो आपके पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन ये ऑप्शन जो है, जो निष्पक्ष जांच के बाद जो रिवाइज्ड रिज़ल्ट वाला जो ऑप्शन है, उसके मुकाबले ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन बेकार ऑप्शन है, बिल्कुल बेकार ऑप्शन है। इसमें पहला कारण तो यही है कि जो आपके दोषी हैं वो पकड़े नहीं जाएंगे और ये चीज़ें आगे भी अन्य एग्ज़ाम्स में होती रहेंगी।
और अगर री एग्ज़ाम हो गई तो इसी एग्ज़ाम का जो री एग्ज़ाम होगा उसमें फिर से धांधली होगी। ये बात को आप समझिएगा, है ना। क्योंकि पिछली बार भी आप अगर देखेंगे, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कृषि विस्तार अधिकारी जो हुआ उसका भी री एग्ज़ाम अपने यहाँ हो चुका है, लेकिन उसके दोषी जो है नहीं पकड़ाए। तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ का एक घाटा है। अब चाहे सिलेक्टेड हो चाहे नॉन सिलेक्टेड हो, भाई सिलेक्ट हो गया है आगे भी वो एग्ज़ाम तो देगा, तो उसके लिए भी ये री एग्ज़ाम घाटा है। और री एग्ज़ाम तो बेचारे का ये भी है कि उसने बहुत तरीके से मेहनत ली है, मेहनत करके और उसने ये सिलेक्शन लिया है। री एग्ज़ाम में उसको ये अनसर्टेनिटी है कि वो सेम माहौल के साथ में पढ़ाई कर पाएगा, सिलेक्शन ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट जो है उसके लिए ये है कि भाई चलो अब इस एग्ज़ाम से तो उम्मीदें ख़त्म हो गई, आगे कोई दूसरा एग्ज़ाम देना है, तो अब उसके लिए ये चीज़ थोड़ी सी ख़राब है कि री एग्ज़ाम हो गया तो चीज़ें पकड़ी नहीं जाएंगी आगे कंटिन्यू। जो जो इसका सही समाधान है वो यही है कि अच्छे तरीके से कोई बढ़िया सी सेंट्रल एजेंसी लाइक सीबीआई या फिर कोई बढ़िया एक न्यायिक जांच आयोग बना करके अगर इसकी जांच हो जाए और एक बार तरीके से लोगों को पकड़ के बहुत अच्छी सज़ाएं दे दी जाएँ और उदाहरण पेश कर दिया जाए, तो इसमें कम से कम आगे कुछ ना हो, आगे आने वाला कुछ समय तक आपका चीज़ें अच्छे से प्रॉपरली होने की उम्मीद रहेगी। चलिए आगे बढ़ें। अब जो है हमारी जो अगला एक और पॉइंट भी है कि जो री एग्ज़ाम या फिर जो जांच के बाद में रिवाइज्ड रिज़ल्ट है, तो एक तो गवर्नमेंट के एंड से हो सकता है, दूसरा ये भी है कि अपन को आपको पता होगा कि पीआईएल लग चुकी है एक इंदौर बेंच में, है ना। तो अगर कोर्ट ने यहाँ पे मान लिया कि धांधली हुई है, तब देखिए पूरी प्रक्रिया में स्टे लगेगा, क्योंकि पहले भी अलग अलग एग्ज़ाम्स जो कोर्ट में गए हैं, अगर वहाँ पे कोर्ट ने कोई गड़बड़ी पाई है तो वहाँ पे स्टे लगा है। इसलिए हालांकि इसमें यह है कि सरकार ऐसी स्थिति में अपना पूरा ज़ोर लगा देगी, क्योंकि ऐसी ये जो भर्ती है, ये भर्ती चुनावी भर्ती है और इसमें सरकार को बहुत सारे फ़ायदे उठाने हैं। तो जब भर्ती प्रक्रिया न्यायालय के द्वारा रोकी जाएगी तो ऐसे में सरकार अपना पूरा पूरा ज़ोर लगाएगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में यदि इस न्यायालय ने रोक लगाई तो ऐसे में बहुत लंबा समय लग सकता है और जिसके कारण सरकार के जो है चुनावी हित प्रभावित होंगे। तो ये भी एक संभावना है, इसलिए मैंने इसको बताने की कोशिश करी है। अब आगे आगे बढ़ते हैं। आगे आगे जो पॉइंट है, ये पॉइंट है कि अभी ये पूरी चीज़ जब से 30 जून से रिज़ल्ट आया उसके बाद से मतलब चीज़ों में गड़बड़ियाँ होने की संभावनाएं जताई जाने लगी और अलग अलग चीज़ों को बताया जाने लगा हर हर एक जगह पे। बाद में ये चीज़ बड़ी बनी और हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में 13 जुलाई के आते आते रिज़ल्ट पे रोक लग गई। अब हुआ क्या उसके बाद से, उस 13 जुलाई के बाद से 14 तारीख से मतलब ये हो रहा है कि अब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो उनका एक अलग ग्रुप बन चुका है और जो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका एक अलग, मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं सिलेक्टेड वर्सेस नॉन सेलेक्टेड। तो इस पूरे मैटर में इन दोनों ही अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यार देखो, मैं भी यहाँ पे मैंने भी इस एग्ज़ाम को दिया है और मैं एक नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। मेरा एग्ज़ाम 0.5 मार्क्स से रह गया है। मेरी वेटिंग है 50 से ज़्यादा, मतलब 50 से ऊपर वेटिंग है, जो मुझे नहीं लगता कि क्लियर होने वाली है। तो उस दर्द से मैं भी गुज़र रहा हूँ। तो मैं अपने जो नॉन सेलेक्टेड भाई बहन हैं उन लोगों के लिए मेरा एक ओपिनियन है कि देखो भाई, मैं खुद भी री एग्ज़ाम के पक्ष में नहीं हूँ। मैं खुद भी री एग्ज़ाम के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि इसकी वजह से जो आगे सही चीज़ें हो सकती हैं वो नहीं हो पाएंगी। तो देखो यार, मेरा तो पॉइंट नहीं है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, और मैं ये मानता हूँ कि मेरे जैसे अधिकतर चयनित अभ्यर्थी जो हैं वो भी निष्पक्ष जांच के ही पक्ष में खड़े हुए हैं, है ना। अब बहुत सारी जनता ऐसी है जो सोचती है कि री एग्ज़ाम हो जाए तो एक अटेम्प्ट और मिल जाए, लेकिन वो गलत है, वो गलत है। इसमें जो सही तरीका है वो यही होना चाहिए कि री एग्ज़ाम ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। जिसने मेहनत से सिलेक्शन लिया है कम से कम उसका अच्छा हो जाए। ठीक है, पूरे 9,000 लोग हैं तो 9,000 में से 1,000 लोग अगर फ़र्ज़ी होंगे तो 1,000 को निकाल दो, और
जो 1000 जगहें खाली होती हैं उसको बाद में वेटिंग क्लियर करके उस जगहों को भर दो। तो यही है। लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं अपना पक्ष यहाँ पे बता रहा हूँ और मेरी तरफ से मेरे सभी नॉन सेलेक्टेड आधे नंबर से रह जाना यार, और वो भी मेरे मार्क्स जो थे इतने थे कि अगर मेरे मार्क्स सिर्फ उतने ही रहते तो मेरी टॉप प्रेफरेंस मुझे मिलती। मैंने पहला प्रेफरेंस अपने ज़िले का, मैं जबलपुर से हूँ तो मैंने अपने ज़िले का पटवारी ही भरा था, क्योंकि मुझे अपना होम डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे पास में रह कर के मुझे अपना काम करना था। तो मुझे मेरा टॉप प्रेफरेंस मिलता, क्योंकि जबलपुर का कट ऑफ मैं क्रैक कर रहा था मेरे मार्क्स के हिसाब से। तो मेरे मार्क्स पहले तो प्रोपोर्शनेट होके कम होते हैं और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में भी मेरे नंबर कम ही हुए। और इस तरीके से जो मेरा रिजेक्शन हुआ है वो मुझे भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अभी तक भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन ठीक है, फिर भी मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ और सही तरीके से ले रहा हूँ, इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो री एग्ज़ाम के पक्ष में मैं हूँ नहीं, और मेरे जैसे मैं ऐसा मानता हूँ कि अधिकतर अचयनित अभ्यर्थी जो थोड़ा सा जिनको बुद्धि विवेक है वो लोग भी निष्पक्ष जांच के पक्ष में ही खड़े हुए हैं और बाद में उसके सही तरीके से भर्ती को आगे बढ़ाने के पक्ष में खड़े हुए हैं। हाँ, हम लोग इस पक्ष में ज़रूर नहीं हैं कि जो आपकी जांच के पैरेलल जो जॉइनिंग वाली बात है उस पक्ष में कोई नहीं है, क्योंकि जांच अगर होगी प्रक्रिया रोकनी पड़ेगी। प्रक्रिया को रोकने, क्योंकि इतना तो सब जानते हैं, कहीं भी कोई भी प्रक्रिया अगर सवालों के घेरे में खड़ी होती है तो वहाँ पे अगर जांच हो रही है तो उस प्रक्रिया को रोक के ही जांच होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ आपकी जॉइनिंग भी हो जाए और यहाँ पे आपकी जांच भी हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वे सभी मेरे नॉन सेलेक्टेड भाई बहन जो री एग्ज़ाम का समर्थन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि एक चांस मिल जाए, और तो ये चीज़ देखिए, एथिकली गलत है, मॉरली भी गलत है, सही नहीं है ये, है ना। तो मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग जो हो, देखो आप लोग जो हो, परीक्षा का फिर से होना जो है समाधान नहीं है। इसलिए अभी निष्पक्ष जांच के लिए अपन लोगों को, सब लोगों को दबाव बनाना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में अपना तो हुआ नहीं भाई, पर आगे की परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकना है, ताकि अगले बार अपने साथ या किसी और के साथ भी ऐसा ना हो। तो मैं इतनी उम्मीद करता हूँ। अब आ जाते हैं नॉन सेलेक्टेड से सेलेक्टेड अभ्यर्थियों की ओर। आप लोगों से तो कोई भी बात करूं मैं उससे पहले आप लोगों के लिए मैं कुछ चीज़ है मेरे मन में कि मैं पहले ही बताना चाहता हूं कि देखिए, आई सपोर्ट ऑल ऑफ़ यू। आप लोग जेन्युइन हो, आप लोग मेहनती हो, ईमानदारी से आप लोग, अगर आप लोगों ने मेहनत ईमानदारी से सिलेक्शन लिया है, बिल्कुल आप लोगों का बिल्कुल पूरी तरीके से रिस्पेक्ट है। और बिल्कुल भी मैं जानता हूँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपने पूरी जान लगाई है इस सिलेक्शन को लेने के लिए। पेपर बहुत टफ था और उसके बाद आप उस जगह पे खड़े हुए हैं, बिल्कुल आपका रिस्पेक्ट है। लेकिन आप लोगों में भी कुछ गलतियां हैं, टू बी ऑनेस्ट। आप लोगों में भी कुछ बहुत बहुत सीरियस टाइप की गलतियां दिख रही हैं। अब कई बार आप लोगों में से कुछ लोगों की जो बातें सुनने को मिलती हैं यूट्यूब वगैरह पे, अलग अलग जगहों पे, तो लगता है कि सचमुच मतलब आप लोग उस काबिल नहीं हो। अगर वहाँ खड़े हो तो शायद आपका भाग्य मजबूत था इसलिए आप वहाँ खड़े थे, है ना। लेकिन नहीं हो शायद। आप सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली उन लोगों की बात कर रहा हूँ, 2-4 लोगों की जिनको मैंने ये फालतू बातें करते देखा है। तो सबसे पहली सलाह आप लोगों के लिए ये है कि जो अचयनित अभ्यर्थी हैं उनका दिल मत दुखाइए। आप लोग बुरी तरीके से बातें करके, आप लोग कुछ इस तरीके की बातें कर रहे हो कि बस आपने सिलेक्शन ले लिया है तो आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा विद्वान हो चुके हो, आपने बिल्कुल गंगा नहा ली है। तो भाई देखो, ऐसा नहीं है। पटवारी बन गए हो, आईएएस नहीं बने हो। उटपटांग बातें मत करो। अभी टाइम एक रहने का है, सही से रहो, है ना। दूसरी बात ये है कि देखो, जो पढ़ाई लिखाई करता है खुद भी, तो वो पढ़ाई लिखाई करने वालों की इज़्ज़त करता है। तो आप लोगों के लिए जो आपकी सिलेक्शन हुई है, सही तरीके से सिलेक्शन हुई है, आप लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, किसी की लड़ाई आपसे नहीं है, ठीक है। तो देखिए, कोई कोई भी इस तरीके का इशू नहीं है। आप प्लीज़ ऐसी बातें जो आपके बीच से, सारे लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 2-4 की बात मैं कर रहा हूँ, मिसअंडरस्टैंड मत करना मेरी बातों को प्लीज़।
आप लोगों में से 2-4 लोग जो भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, अलग अलग वीडियोस के कमेंट्स में देखो, कहीं पे अगर न्यूज़ में अगर डिबेट में बैठे हैं तो वहाँ देखो, हर जगह मतलब इस तरीके की बातें कि हमें किसी तरीके से, क्योंकि आपका काम हो गया है तो अब आपको किसी से कोई मतलब नहीं। ये गलत बात है यार, है ना? तो ये मत करो यार प्लीज़, थोड़ा सा रिस्पेक्ट रखो, आप लोगों की भी रिस्पेक्ट है। तो नेक्स्ट चीज़ आप क्या करें, नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों की ये जो डिमांड है कि जांच के पैरेलल आप जांच भी हो जाए, जॉइनिंग भी हो जाए, तो इसकी जगह पे आप सिर्फ अगर ये चीज़ बोल देते कि टाइम बाउंड मैनर में जांच हो जाए, टाइम बाउंड मैनर में अगर जांच हो जाए। देखो बातें दोनों एक ही हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है ना? वो छोटा सा डिफरेंस, माइनर डिफरेंस ये है कि देखो यार, अब आप लोग सेलेक्ट हो गए हो, आपके ऊपर एक टैग लग गया है, तो आप लोगों को अब समाज में ज़्यादा विद्वान माना जाएगा। हो सकता है कि नॉन सेलेक्टेड लोग कोई अगर आपसे ज़्यादा टैलेंटेड होगा तो उसको उतना ना माना जाए, पर अब आपसे उम्मीद की जाएगी, क्योंकि अब आप कहीं पे एक अच्छे प्रतिष्ठित पद पे पहुंचने वाले हो, पहुंच गए हो। ठीक है? तो भाइयों बहनों, जो भी मेरे सिलेक्टेड भाई बहन हैं, उनसे आप मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, यार आपने कहाँ सुना है कि अगर कोई प्रक्रिया सवालों के घेरे में है तो उसकी जांच भी हो जाती है और वो प्रक्रिया भी चलती रहती है। देखिए, ये सब चीज़ें सही नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि अगर इस डिमांड को अगर ऐसे रख दो, आपकी जो जांच है आप टाइम बाउंड मैनर में कर दो, आप इस जांच को 15 डेज़ में कर दो, है ना? या मैं तो कहता हूँ कि 1 मंथ ले लो, है ना? तो लेकिन क्या है ना कि जांच अगर ढंग से हो जाएगी तो उसमें आपका भी फ़ायदा है। अगर अभी आप ये जांच के पैरेलल जॉइनिंग मानोगे, एक तरीके से जांच को प्रभावित करने वाली बात है। तो जांच को आप तसल्ली से होने दो, और ये जॉइनिंग के पीछे अभी मत पड़ो। 1 महीने बाद भी जॉइनिंग मिल जाएगी, चल जाएगा आप लोगों का। अब आप अगर मेहनत से सिलेक्शन लियो, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, मिल जाएगी आपकी नौकरी आपको। लेकिन ये करके आप क्यों अपना ही नुकसान कर रहे हो? मान लो आपने जांच को प्रभावित, मतलब जांच को प्रभावित छोड़ो यार, आपने अगर चीज़ों को जल्दी जल्दी करवाने के चक्कर में अगर सरकार ने लीपापोती कर दी आपके कंधे पे बंदूक रख के, तो मान लो तुम एडीओ बन सकते थे या कोई अधिकारी बन सकते थे, लेकिन पटवारी बन के रह जाओगे। 2 4 10 15 को अलग कर देगी सरकार, बाकी ख़त्म। तो थोड़ा सा अगर 15 अगस्त की जगह 15 सितंबर को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, क्या हो जाएगा? तो टाइम बाउंड मैनर में जांच की मांग करिए, उस चीज़ में आपका साथ सब देंगे। हम लोग भी यही डिमांड कर रहे हैं और बाकी प्रदेश में भी लोग यही डिमांड कर रहे हैं। दूसरी चीज़ तो ये थी। फिर तीसरी चीज़ आपकी ये है कि भाई साहब, आपके ग्रुप्स के अलग अलग जो हैं, कुछ कुछ लोगों के चैट्स जो हैं दिख रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जो टीचर्स को उटपटांग बातें कर रहे हो आप लोग नहीं, समस्त जनता नहीं, सिर्फ आप में से 2 4, है ना, 2 4 जो लोग हैं वो कर रहे हैं ये। तो इनको ये चीज़ करने से मना करिए, ये ना करें, क्योंकि ये चीज़ जो है आपके विपक्ष में जा रही है, आपके अगेंस्ट जा रही है। इसलिए क्योंकि ये टीचर्स हैं जिनने पहले दिन से पूरे बच्चों का साथ दिया है, पूरे, चाहे वो सेलेक्ट हुआ हो चाहे वो नॉन सेलेक्टेड हो, सबके लिए उन्होंने साथ दिया। तो इस चीज़ को आप ऐसे मत करिए। ये जो टीचर्स हैं जिनको आप गालियाँ दे रहे हो या कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हो, आपकी इन बातों का असर उन पे गलत पड़ रहा है ना? हालांकि इसके बाद भी बहुत सारे लोग सपोर्ट ही कर रहे हैं आपका, और वो करेंगे भी, क्योंकि वो टीचर्स हैं, उनके लिए सारे एक जैसे होते हैं। लेकिन हो सके तो इन बातों को, सारे लोग आप लोग नहीं कर रहे हो, 2 4 लोग हैं आपके, तो आप उनको मना करिए, मत करिए। और हो सके तो इस तरीके की चीज़ों के लिए माफ़ी भी मांग लो आप लोग एक बार, क्योंकि अगर किसी का दिल दुखा है इन चीज़ों से तो नहीं होना चाहिए वो चीज़। और इस बात को यार कृपा करके समझ लो, जो भी बुद्धि विवेक वाले लोग हैं आपकी मेहनत की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और री एग्ज़ाम की मांग नहीं कर रहे हैं,
सबको दिक्कत सिर्फ आप लोगों के बीच छुपे हुए कुछ अयोग्य लोगों से है, जो कि फर्जी तरीकों का यूज़ करके आप लोगों के साथ बैठे हुए हैं आज। तो लास्ट में बस मैं एक ही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि जस्टिस फॉर जेन्युइन कैंडिडेट्स। आप लोग जहाँ भी वीडियोस में कमेंट करते हो ये बोलते हो कि जस्टिस फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, बट उस चीज़ को मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि जस्टिस फॉर जेन्युइन कैंडिडेट्स। अगर कोई जेन्युइन कैंडिडेट है, किसी गलत प्रैक्टिस के कारण, किसी गलत हरकतों के कारण, किसी और की गलत हरकतों के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो कम से कम वो गलत हरकत करने वाला आदमी हटना चाहिए ताकि वो सही आदमी अंदर आ सके। तो जस्टिस फॉर जेन्युइन कैंडिडेट्स, गलत को सज़ा दो, सही को जगह दो। यही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ मेरी बातों से किसी का दिल नहीं दुखा होगा, और अगर दुखा है तो मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। और अगर मेरी बातों से असहमति है, आप बिल्कुल अपनी बातें कमेंट्स में रख सकते हैं, अपना फीडबैक कमेंट्स में रख सकते हैं। और अगर कोई मेरी बात से सहमत है या इन चीज़ों में और भी कुछ जोड़ना चाहता है तो वो भी अपनी बातें कमेंट्स में रख सकता है। थैंक यू सो मच।